मॉर्निंग बच्चों। आज इतिहास की कक्षा में आप सबका स्वागत है। इतिहास में हम लोग रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, जो शीर्षक है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, अध्याय 3, जिसमें रोमन साम्राज्य के बारे में हम लोग उसके सामाजिक वर्ग को देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे राज्य के ढांचे एवं अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। कैसे राज्य के ढांचे और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ, इस पे हम प्रकाश डालेंगे। तो उसमें सबसे पहले डायक्लिसियन है। डायक्लिसियन के समय में जो आर्थिक परिवर्तन हुआ उसको हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो डायोक्लिसियन था वो 284 ईस्वी में सत्ता को संभाला। जो आपका ये है डायोक्लिसियन जो है ये 284 ईस्वी में सत्ता में आया। उसने उसी समय सत्ता को संभाला। तो क्या परिवर्तन हुआ देखिए। उसने ये देखा कि जो उसके विस्तृत साम्राज्य में, जो उसके बड़े साम्राज्य में सम्मिलित हुए अनेक प्रदेश थे, और भी जो प्रदेश उसके साम्राज्य में सम्मिलित हुए थे, उनका सामरिक और आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व उसने नहीं देखा। कि न तो जो बाहरी प्रदेश सम्मिलित है उसमें न तो वो आर्थिक दृष्टि से उसके लिए महत्वपूर्ण थे और न ही सामरिक दृष्टि से। इसलिए उसने क्या किया, शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए उनको अपने से अलग कर दिया, यानी उनको अपने आधिपत्य से ही समाप्त कर दिया, उस पे से अपना आधिपत्य हटा दिया। और इसके साथ साथ जो सेना व्यवस्था थी, सेना व्यवस्था को भी इसने काफी स्वायत्तता प्रदान की, जिससे जो सैन्य अधिकारी थे वो काफी शक्तिशाली हो गए, क्योंकि स्वतंत्रता मिल जाने से वो अपनी शक्ति का अधिक विस्तार करने लगे। और दूसरी चीज, जो असैनिक बल थे या असैनिक जो कार्य थे वो सैनिक कार्यों से अलग कर दिए गए। जो असैनिक कार्य थे उनको सैनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। इसलिए सैनिक अपने ही सिर्फ कार्य को, अपनी जिम्मेदारी को काफी अच्छे से वहन करते थे, और इस तरह से उनकी सैन्य व्यवस्था काफी व्यवस्थित और अच्छी हो गई। दूसरा आपका था कॉन्स्टेंटाइन के समय में। कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, कॉन्स्टेंटाइन ने भी डायोक्लिसियन के समय की जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन करके उसको और भी सुदृढ़ और मजबूत बनाया। उसने कुछ और नए परिवर्तन किए। कॉन्स्टेंटाइन ने ही क्या किया, ध्यान दीजिएगा, इसने 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ सिक्का प्रचलन में ले आया। जो कॉन्स्टेंटाइन था, इसने 4.5 ग्राम शुद्ध सोने के बने हुए सिक्के का प्रचलन कराया, जिसे सॉलिडस कहते थे। इस 4.5 ग्राम का जो सोना का सिक्का कॉन्स्टेंटाइन ने चलाया था उसको सॉलिडस कहते थे। ये नाम याद रखिएगा। उस सिक्के को सॉलिडस कहा जाता था। और रोम साम्राज्य में के जो समाप्त होने के बाद, जब रोम साम्राज्य समाप्त हो गया तो उसके समाप्त होने के बाद भी कुछ समय तक ये कॉन्स्टेंटाइन द्वारा बनाए गए इस सिक्के का प्रचलन व्याप्त रहा। और ये सिक्के व्यापक स्तर पे ढाले जाते थे, क्योंकि साम्राज्य में इनका बहुत ज्यादा प्रचलन था। तो सोने के सिक्के को किसने ढाला, कॉन्स्टेंटाइन ने। उसका वजन कितना था, 4.5 ग्राम। और उस सोने के सिक्के को नाम क्या दिया गया, सॉलिडस। सोने के सिक्के को नाम क्या दिया गया, सॉलिडस नाम दिया गया। अब देखिए, दूसरा चीज क्या था, इसके द्वारा किया गया एक उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण कार्य और था कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा। किसके द्वारा, कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा किया गया एक उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण कार्य था कस्तुतुनिया का निर्माण। इसने जो कस्तुतुनिया का निर्माण किया था, जहाँ ये इस समय तुर्की, वर्तमान जो इस्तांबुल नगर में बसा हुआ है, ये इस्तांबुल नगर, तुर्किस्तान के इस्तांबुल नगर में वर्तमान में ये बसा हुआ है। तो इसके लिए ये जाना जाता है। किसके लिए, किस चीज का निर्माण कराया, कस्तुतुनिया का निर्माण कराया। और इसके साथ साथ ये अपनी जो नई राजधानी थी, नई राजधानी तीनों ओर से इसकी समुद्र से घिरी हुई थी। जो कॉन्स्टेंटाइन की राजधानी थी वो तीनों ओर से किससे घिरी हुई थी, समुद्र से घिरी हुई थी। और नई राजधानी के लिए नई सीनेट की आवश्यकता थी। जो इसकी नई राजधानी थी उसके लिए नए सीनेट की आवश्यकता थी। इसके परिणाम स्वरूप चौथी शताब्दी के शासक वर्गों में बहुत तेजी से विस्तार हुआ। और बढ़ती हुई जो जनसंख्या थी
और मौद्रिक स्थिरता ने इनके आर्थिक विकास को काफ़ी गति प्रदान की। जो इनकी जनसंख्या बहुत मात्रा में बढ़ रही थी और इनकी मौद्रिक स्थिरता जो थी, जो मुद्रा का इन्होंने सोने का प्रचलन किया, इससे जो इनकी आर्थिक विकास की गति थी वो बहुत तेजी से बढ़ी, जिससे साम्राज्य में काफ़ी संपन्नता व्याप्त हो गई। दूसरा, जो पुरातात्विक अभिलेख मिले, उस तात्विक अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन के लिए नए नए तरीके प्रयोग में लाए गए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो कॉन्स्टेंटाइन था, इसने अपने नगर की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से किलेबंदी का भी निर्माण कराया था, किले का भी निर्माण कराया था, जिससे नगर इनका सुव्यवस्थित रह सके। और दूसरा, जो हम अभी बता रहे थे, जो पुरातात्विक अभिलेख मिले, उससे ये जानकारी मिलती कि आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन के लिए नए नए तरीके प्रयोग किए गए। इसमें शीशा के कारखाने, प्रेस की पेंचें, तेल की मिलें और तरह तरह की पानी की मिलें जैसी प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण रूप से यहाँ बनाए गए। पूर्व के जो देश थे, उनके साथ लंबी दूरी के व्यापार में पूंजी को भारी मात्रा में निवेश किया जाता था। यानी जो लंबी दूरी से व्यापार किया जाता था, जो चीज़ों का आदान प्रदान किया जाता था, उन चीज़ों के आदान प्रदान के लिए भारी मात्रा में पूंजी का निवेश किया जाता था, जिससे इनके व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। व्यापार में वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि ये अधिक पूंजी का निवेश करते थे और पूंजी का निवेश करने के कारण इनका व्यापार काफ़ी समृद्ध था, उसमें काफ़ी विकास दिखाई दिया। तो परिवर्तन का परिणाम क्या हुआ? यानी जो कॉन्स्टेंटाइन और ये आपके डायोक्लेशियन थे, इनके द्वारा जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? तो इस काल में जो शहरी संपदा थी और समृद्धि थी, उसमें काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई, जिससे भोग विलास के साधन बढ़ने लगे। जैसे स्थापत्य कला के नए रूप सामने आने लगे और इसके शासन काल में जो कुलीन वर्ग था, उन कुलीन वर्गों का भी शासन में काफ़ी प्रभाव दिखाई दिया और वो पहले से कहीं ज़्यादा ही धन संपन्न और शक्तिशाली हो गए। कुलीन वर्ग कहते किसको हैं? जिनके पास धन, दौलत, रुपया, पूंजी सब कुछ बहुत अधिक मात्रा में होता है, उन्हीं को हम कुलीन वर्ग में रखते हैं। तो इनके शासन काल में जो शहरी संपदा थी और समृद्धि थी, उसमें बहुत तेजी से इनका विकास हुआ। इस कारण जो भोग विलास की चीज़ें थी वो भी काफ़ी मात्रा में बढ़ने लगे। स्थापत्य कला की नई नई चीज़ें भी सामने देखने को आने लगी और ये पहले से भी अधिक काफ़ी धन संपन्न और शक्तिशाली हो गए कुलीन वर्ग के लोग। और दूसरा चीज़ ये था कि जो धन दौलत था, धन दौलत का बड़े पैमाने पे उपयोग होता था। जो ग्रामीण संपदाएं थी वो बड़ी मात्रा में सोना देती थी। जो गांव के लोग थे, ग्रामीण संपदाएं थी, वो अधिक मात्रा में क्या देती थी? सोना प्रदान करती थी। जैसे 6ठी शताब्दी के दौरान जस्टिनियस के शासन काल में मिस्र प्रति वर्ष 25 लाख सॉलिडस, जो मुद्रा बनाया था उसको सॉलिडस ही कहते हैं ना, तो 25 लाख सॉलिडस, जिसमें लगभग 35 लाख पाउंड सोना से अधिक धनराशि कर के रूप में ये देता था। और 20वीं शताब्दी की तुलना में उस समय के पश्चिमी एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाके अधिक विकसित और घने बसे हुए थे। कब? 20वीं शताब्दी की तुलना में जो पश्चिमी एशिया था, उसके बड़े बड़े जो ग्रामीण इलाके थे वो काफ़ी अधिक विकसित थे और घने थे, क्योंकि यहाँ व्यापार वगैरह करने से इनकी व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। तो जो आपके ये कॉन्स्टेंटाइन थे और डायोक्लेशियन थे, इन्होंने जो अपनी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया, नए मुद्रा को जो ढाला और जो इनके ऐसे जो प्रदेश थे जो इनके शासन सत्ता से जुड़े हुए थे, जिनका इनके अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं था, इसको इन्होंने अपने आप से अलग कर दिया और अपनी सैन्य व्यवस्था को भी इन्होंने काफ़ी स्वतंत्रता प्रदान कर दी। इसके साथ साथ उनको काफ़ी सुविधाएं दी, जिससे इनका सैन्य बल काफ़ी मजबूत होने लगा। और दूसरी चीज़ें, जो असैनिक थे, माने जो सैन्य व्यवस्था से अलग थे, उनको उनके कार्यों से अलग कर दिया गया।
तो जब लोगों के कार्य अलग अलग बांट दिए गए तो वो अपने अपने अनुसार अपने कार्यों पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। इसलिए इनकी शासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी, अर्थव्यवस्था भी मजबूत थी, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन ने ही सोने के सिक्के जो 4.5 ग्राम के होते थे उसका इसने अपने शासनकाल में प्रचलन किया। और जब रोमन साम्राज्य विलुप्त हो गया, समाप्त हो गया, उसके बाद भी कुछ समय तक ये सिक्का प्रचलन में रहा। और जो इनका ग्रामीण क्षेत्र था वहाँ से अधिक मात्रा में इन्हें सोना भी उपलब्ध होता था। तो ये था जो राज्य के ढांचे और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। तो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किसने किसने किया? डायोक्लिशियन और कॉन्स्टेंटाइन ने। कैसे किया, क्या किया, ये ध्यान से आप आज की वीडियो देखिएगा। और आज के लिए अति लघु प्रश्न आपको आया, कॉन्स्टेंटाइन ने कौन सी मुद्रा का प्रचलन किया, उसका वजन कितना था, उसको क्या नाम दिया, ठीक। और इसने अपने साम्राज्य का उसको सुरक्षित कैसे किया। और इसी तरह से डायोक्लिशियन ने अपने शासन को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए क्या किया, ये चीज़ें आप ध्यान से पढ़िएगा और इसको ज़रूर आप अपने नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत थोड़ा ही वीडियो आज आपको मैं दे रही हूँ, मुश्किल से 12 मिनट का है। और दूसरी चीज़ बेटा, जो इसके पहले की वीडियो थी उसमें कुछ प्रॉब्लम नेट की थी जिससे वो स्पष्ट कॉपी किताब में नहीं आ पाया है, तो उस चीज़ को भी आप देख लीजिएगा। और अगर आपके पास पुस्तक उपलब्ध नहीं होगी तो मैं जो आज टॉपिक पढ़ाई हूँ इसका फ़ोटो भी खींचकर आपको दे दूँगी। वैसे आप किताब खरीद लीजिए, तभी आपकी पढ़ाई सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो पाएगी। थैंक यू।